नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको और एक डरावनी कहानी में। कहते हैं कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिनसे लौट कर कोई नहीं आता है, और कुछ गांव ऐसे होती है जहां रात में सिर्फ रूहें रहती है, इंसान नहीं। आज की कहानी एक ऐसे परिवार की है जो उत्तराखंड से नेपाल घूमने के लिए निकला था। पर उनके साथ जो हुआ उनसे ये साबित कर दिया कि कुछ सीमाएं केवल नक्शे पर नहीं होती, बल्कि जिंदगी और मौत के बीच भी होती है। साल था 1999। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के एक छोटे से कस्बे में एक जोशी परिवार रहता था। मोहन जोशी, उनकी पत्नी उमा, बेटा रवि जो कि 16 साल का था, और उनकी छोटी बेटी सीमा जो कि 10 साल की थी। दिसंबर की महीना था, स्कूल की छुट्टियां चल रही थी। तो परिवार ने सोचा कि क्यों ना नेपाल घूम के आया जाए। सीमा के मन में तो बहुत उत्साह था। उसने बोला, पापा, सुना है नेपाल में पहाड़ों के बीच बहुत सुंदर मंदिर होते हैं। मोहन हंसते हुए बोले, हाँ बेटा, लेकिन वहाँ के कुछ गांव के बारे में अजीब बातें भी सुनी जाती है। पर उमा ने बात काट दी, छोड़ो, सब अंधविश्वास है, अब बच्चे डर जाएंगे। पर उन्हें नहीं पता था, वो सफर जो उन्होंने खुशी से शुरू किया था, वो भय की एक ऐसी घाटी में खत्म होने वाला था जहां इंसान का नाम तक मिट जाता है। एक शाम उन्होंने निकल पड़े। नेपाल की सीमा पार करने से पहले उन्हें एक पुरानी रास्ते से जाना था। एक घना जंगल जिसे लोग काला पानी का रास्ता कहते थे, और स्थानीय लोग कहते थे कि वहाँ रात में छायानाथ की आत्मा घूमती है, एक ऐसा प्रेत जो यात्रियों की परछाई चुरा लेता है। रात के करीब 8 बजे थे। गाड़ी पहाड़ों के मोड़ से गुजर रही थी। अचानक गाड़ी का इंजन बंद हो गया। मोहन ने बार बार कोशिश की, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। बाहर घना अंधेरा और दूर तक सन्नाटा था। तभी रवि ने बोला, पापा, वो देखो, कोई औरत खड़ी है। गाड़ी की हेडलाइट में एक सफेद साड़ी पहने औरत दिखी। उसके बाल गीले थे, पैर उल्टे, और वो धीरे धीरे पास आने लगी। उमा चिल्लाया, मोहन, दरवाजे लॉक करो। मोहन ने दरवाजा बंद किया, पर वो औरत गाड़ी के शीशे पर झुक गई। उसकी आंखों में सिर्फ काली पुतलियां थी, और होठों से आवाज आई, तुम लोग इस रास्ते से क्यों आए? ये मेरा इलाका है। फिर अचानक वो गायब हो गई, और उसी पल गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई।
परिवार ने राहत की सांस ली और अगली सुबह तक छोटे से नेपाली गांव में पहुंचे। गांव का नाम था धौलागिरीपुर। वहां सिर्फ 15-20 झोपड़ियां थी और अजीब बात यह थी कि कोई भी बाहर नहीं दिख रहा था। गांव का प्रधान, एक बूढ़ा आदमी, उनसे मिलने आया और बोला, यहाँ रात को बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी सुनाई दे। उमा ने पूछा, क्यों, ऐसा क्या होता है यहाँ? बूढ़ा सिर्फ इतना बोला, ये गांव अब भगवान का नहीं रहा, यहाँ सिर्फ छाया रहती है। रात को सब लोग अपने कमरे में थे, पर सीमा ने दरवाजा पर हल्की दस्तक सुनी। दीदी, बाहर आओ ना, हम खेलेंगे। वो एक बच्चे की आवाज थी, बिल्कुल उसकी जैसी। सीमा ने खिड़की से झांका। बाहर कोई नहीं था, बस उसकी परछाई खुद हिल रही थी, जैसे कोई और उसके पीछे खड़ा हो, जो बिल्कुल उसी की तरह दिखता हो। अगली सुबह गांव के 2 घर खाली थे। प्रधान ने बोला, रात को 2 लोग बाहर गए थे, अब नहीं है। मोहन को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। उसने गाड़ी में बैठने का सोचा, पर रास्ता धुंध से ढका हुआ था और जीपीएस काम नहीं कर रहा था और हर दिशा एक जैसी लग रहा था। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और तभी रवि ने देखा, गांव के बीच एक पुराना पेड़ था, जिस पर काले कपड़ों में एक इंसान लटका हुआ था। उसके चेहरे पर कोई शकल नहीं थी, बस धुंधली परछाई। अचानक हवा तेज चली और पेड़ से आवाज आई, तुम्हारे घर की परछाई तो मैंने पहले ही ले ली है। सबके पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी। घर के दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी और एक एक करके सबके साए गायब होने लगे। सुबह केवल एक ही जीवित इंसान मिला, मोहन जोशी। वो सड़क किनारे नेपाल सीमा के पास मिला। हाथों में अपने बच्चों की फोटो थी। पुलिस ने उसे देखा तो वो बड़बड़ा रहा था, हम सबकी परछाई वहीं रह गई, वो हमें कभी छोड़ने नहीं वाला, बस यही बड़बड़ा रहा था। बाद में पता चला कि धौलगिरीपुर गांव अब किसी नक्शे में मौजूद ही नहीं है। स्थानीय लोग कहते हैं कि वो गांव हर बार साल में एक बार प्रकट होता है, सिर्फ उन यात्रियों के लिए जो सीमाओं को पार करने की हिम्मत करते हैं। और जब वो लौटते हैं तो उनकी परछाई वहीं रह जाती है। दोस्तों, अगर कभी आप
उत्तराखंड से नेपाल की तरफ जाएं और रास्ते में आपको कोई पुराना गांव दिखे जहां लोग कम लेकिन साए ज़्यादा हो, तो याद रखिए वो जगह शायद धौलगिरपुर हो सकती है, जहां हर परछाई एक कहानी कहती है और हर कहानी किसी की मौत की गवाही होती है। अगर आप अभी भी अपनी परछाई देख पा रहे हैं तो शुक्र मनाइए, क्योंकि हर किसी की परछाई लौटती नहीं।